जिनका खुद एस्ट्रोनॉट के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। आज की वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। 2008 में साइंटिस्ट डिटेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में 20 बहुत बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट अर्थ के पास से गुजरेंगे और बड़े एस्ट्रॉयड के नंबर को देखकर एस्ट्रोनॉट को इग्नोर करना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ऐसा क्या है इन एस्ट्रॉयड में जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते? इनके बढ़ते नंबर से हमें क्यों डरना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्रोनॉट का कहना है कि आने वाले कुछ समय में अर्थ के पास से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड मेन फील्ड से गुजरेगा, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। इन एस्ट्रॉयड से बचना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि रिसर्चर बिलीव करते हैं कि इस डार्क मैटर मेन फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है और अभी तक अर्थ ने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया है और इसका रिजल्ट शायद एक ऐसे इंसिडेंट की तरह हो सकता है जो बहुत सालों पहले हुआ था। मतलब एक प्लेनेटरी कैटास्ट्रॉफी यानी प्लेनेट की तबाही जैसी कुछ हो सकती है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि डायनासोर के साथ क्या हुआ था। उस समय उस एस्ट्रॉयड ने नियरली चिक्स क्लब मेक्सिको को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था और जैसा हम सभी जानते हैं कि चिक्स क्लब क्रेटर एक बहुत बड़ा क्रेटर है। इस क्रेटर का डायमीटर लगभग कनेक्टिकट जितना है और उस एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट का रिजल्ट हम सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। वो बड़े रेप्टाइल जिन्होंने हमारे प्लेनेट पर मिलियंस ऑफ ईयर्स रूल किया, वो सभी कुछ सेकंड में ही हमारे प्लेनेट से वाइप आउट हो गए थे और 30 मिलियन साल बाद हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। हमारे प्लेनेट ने फिर वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया। साइबेरिया में बना पोपीगाई क्रेटर इतना बड़ा है जो न्यूयॉर्क सिटी को 8 बार निगल जाए। इस क्रेटर का रिजल्ट भी काफी भयानक रहा था और इसकी वजह से काफी यूरोपियन स्पीसीज भी वाइप आउट हो गई थी। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि हर 30 मिलियन साल में हमारा सोलर सिस्टम को ऐसा ही डेडली डार्क मैटर डिस्क क्रॉस करता है और एवरी टाइम जब भी ऐसा होता है एक न एक लाइफ डेंजरस एस्ट्रॉयड अर्थ की ओर जरूर आता है। और एस्ट्रोनॉट हमें कई सालों से वार्निंग भी देते रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे एस्ट्रॉयड जो अर्थ के बहुत पास से गुजरते हैं, इन एस्ट्रॉयड का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और अगर इन एस्ट्रॉयड को नहीं रोका गया तो उसका रिजल्ट बहुत डेंजरस होगा। उस एस्ट्रॉयड से हम सभी 90% ट्रीज, बिल्डिंग और ब्रिज को खो देंगे और अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉयड किसी लैंड पर गिरता है तो इसका रिजल्ट और भी भयानक होगा। जैसे जैसे हम डार्क मैटर डिस्क में दोबारा जा रहे हैं, साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं कि ऐसे एस्ट्रॉयड को किसी डिफेंस सिस्टम से कैसे अवॉइड कर सकें। ऐसा पॉसिबल होना और करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है एंड मे बी अभी पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन उन एस्ट्रॉयड्स को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने के बाद हम उन एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट को जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। और ऐसा करने के लिए नासा कई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 2005 में नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था डीप इम्पैक्ट। डीप इम्पैक्ट का मिशन होगा 820 पाउंड कॉपर कोर को स्पेस में फायर करना ताकि वो कॉमेट के मटेरियल को अर्थ पर साइंटिफिक स्टडी के लिए ला सकें। अगर नासा कुछ ऐसा डेवलप कर लेता है तो इवन एस्ट्रॉयड का डायरेक्शन में भी छोटा चेंज भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और अगर हम अर्थ की ओर आते एस्ट्रॉयड को पहले ही जान जाएं तो हम अर्थ को उनसे भी बचा सकते हैं। लेकिन नासा के इस मिशन को पूरा होने में अभी 3 साल का वक्त है और इसके सक्सेसफुल होने की गारंटी भी नहीं है, इसलिए नासा को अपने मिशन को जल्दी ही पूरा करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी की ओर आते एस्ट्रॉयड बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी संख्या में बढ़ रहे हैं। एस्ट्रोनॉइड और स्पेसशिप को स्पेस में भेजना हमारी क्यूरियोसिटी रही है ताकि हम स्पेस के रहस्य को सॉल्व कर सके, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट साइंटिफिक डाटा के साथ वापसी में और क्या लेकर आते हैं? स्पेस के एनवायरनमेंट में रहते एस्ट्रोनॉट जब अर्थ पर आते हैं तो वो अर्थ को भी इम्पैक्ट करता है। 2 मार्च 2016 जब एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली पृथ्वी पर वापस आते हैं तो डॉक्टर उनकी जांच में पाते हैं कि स्पेस ट्रिप की वजह से उनकी बॉडी बहुत ही नेगेटिव तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। एस्ट्रोनॉट बहुत ही अच्छे एथलीट होते हैं, लेकिन स्पेस में जाने से वो बीमार भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एस्ट्रोनॉट जितना ज्यादा टाइम के लिए स्पेस में रहते हैं, उनके बीमार पड़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि स्पेस में जर्म्स को म्यूटेंट होने के लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। एस्ट्रोनॉट को ये सब रिस्क इसलिए लेने पड़ते हैं ताकि वो स्पेस में अपने लंबे मिशन को कंप्लीट कर सकें। हर एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर ट्रिलियंस जितने छोटे लिविंग क्रीचर होते हैं, जिनका वेट एक एस्ट्रोनॉट के बॉडी वेट का 5 पाउंड हो सकता है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल ह्यूमन के स्टोमक में 14 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, जो न कि सिर्फ हमारे स्टोमक में, यहाँ तक कि हमारे लंग्स और स्किन पर भी मौजूद होते हैं। ये नंबर जितना भी हो, अर्थ पर ये नंबर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी भी हैं। लेकिन जब भी कोई ह्यूमन इन बैक्टीरिया के साथ स्पेस में होता है, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और जब हम स्पेस में होते हैं तो ये बैक्टीरिया न सिर्फ म्यूटेंट होते हैं, ये एस्ट्रोनॉट को बीमार भी कर सकते हैं।
ये बैक्टीरिया यहाँ तक कि हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इन माइक्रोबायोम को हमारा सेकंड ब्रेन कंसीडर करना गलत नहीं होगा। ये माइक्रोबायोम एस्ट्रोनॉट के बिहेवियर को इस काबिल चेंज कर देते हैं जैसा इन एस्ट्रोनॉट ने अर्थ पर रहकर कभी भी बिहेव नहीं किया होगा। इस खतरे को देखते हुए नासा अपने एस्ट्रोनॉट को हेल्दी जर्म कैसे फीड करे उसके तरीके ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक की रिसर्च का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बुरा साबित हुआ है। इसलिए साइंटिस्ट के पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अभी तक की स्टडी से पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी लगभग 350 नॉन स्पीसीज का घर है, जो कि किसी भी सिंगल कॉल्ड प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया या बड़े मल्टीसेलुलर टेपवर्म जो हमारे मसल्स, स्किन और आईज और ब्रेन में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे एलियन इंसिडेंट के बारे में जिसने वैज्ञानिकों का सोचने का नजरिया ही बदल के रख दिया था। जेटा रेटिकुली एक ट्विन स्टार सिस्टम है जो अर्थ से 39 लाइट ईयर दूर है। जेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम का सच जितना हमें पता है उतना ही सच हमसे स्पेस एजेंसी ने हाइड किया हुआ है। अमेरिका की बेली हिल एक सोशल वर्कर है और उनके हस्बैंड बार्नी एक पोस्टल सर्विस और सिविल राइट्स के लिए काम करते हैं। बात 1961 की है, जब बेली और बार्नी रात के समय दोनों ड्राइव करते हुए अपने घर न्यू हैम्पशायर आ रहे थे। ड्राइव करते समय दोनों को आसमान में एक लाइट दिखाई देती है और वो दोनों समझ गए थे कि वो लाइट कोई मून नहीं है। इससे पहले वो अपनी गाड़ी को तेजी से वहाँ से ले जाते उनकी गाड़ी से एक तेज और वियर्ड नॉइज आने लगती है और ये सब होते ही बेटी और बार्नी दोनों ही अपने 3 घंटे की यादें भूल जाते हैं। कुछ न याद रहने के कारण बेटी की रिपोर्ट को सुनकर लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते और उन दोनों को रात को बुरे सपने आने से लोग उन्हें हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर बेंजामिन सिमन के पास जाने की सलाह देते हैं और जो स्टोरी वो दोनों बताते हैं वो बहुत ही अनबिलीवेबल थी। बेटी और बार्नी दोनों ही एक स्पेसक्राफ्ट का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को देखा था और उस स्पेसक्राफ्ट में एलियंस थे। हमने अभी तक एलियंस को एक बड़े और ग्रे हेड के साथ, बड़ी काली आंखें, छोटी नाक और मुंह के साथ इमेजिन किया है, लेकिन बेटी और बार्नी के बयान से कुछ और ही सामने आता है। वो बहुत ही अलग फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं। बेटी और उनका हस्बैंड कुछ शुरुआती लोगों में से है जो ये कहते हैं कि उन्हें एलियंस ने एग्जामिन किया था। हिप्नोटिक के अंदर बेटी एक मैप ड्रॉ करती है जिसमें कुछ सर्कल और डॉट्स होते हैं और उस ड्राइंग में 12 लाइंस होती हैं। बेटी कहती है कि ये एलियंस तक जाने का मैप है, लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अर्थ से देख सकें। तो वो ड्राइंग जो बेटी ने बनाई थी वो क्या थी? क्या वो सच में एलियंस तक जाने का मैप था या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं साइंस हर दिन एडवांस होता जा रहा है और इस इंसिडेंट के 8 साल बाद एक एस्ट्रोनॉमर मेरा जोरी फिश डिसाइड करती हैं कि वो बेटी के स्टार मैप को इन्वेस्टिगेट करेंगी और वे ग्लिस स्टार कैटलॉग से इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती हैं। फिश कहती हैं कि 3D मैप के मुताबिक वो व्यू अर्थ का नहीं है, कहीं और का है। फिश ने अपने लाइफ के 5 साल बेटी के द्वारा ड्रॉ किए गए डॉट्स को 3D मॉडल में स्टडी किया, ये सोचकर कि उन्हें कोई राज मिल जाए और वह सच में एलियंस का घर फाइंड आउट कर सके। उनकी खोज को एस्ट्रोनॉमी मैगजीन में भी पब्लिश किया जाता है, लेकिन ये सभी एस्ट्रोनॉमर्स को कन्विंस नहीं कर पाते कि ये ड्राइंग अर्थ से एलियंस तक जाने का मैप हो सकता है। कुछ इन्वेस्टिगेटर का यह भी मानना है कि बेटी की ड्राइंग में वो डॉट्स कोई आम डॉट्स नहीं है, उन डॉट्स का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट हो सकता है। बेटी और बार्नी की स्टोरी का सच जो भी हो, जब तक इस ड्राइंग का कोई सच हमारे सामने नहीं आता तब तक जेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम ही हमारी इमेजिनेशन में एलियंस का घर माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे चैनल के अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।